आवर एनवायरनमेंट का आज पार्ट 3 बताया जा रहा है आप लोगों को, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए 1% लॉ क्या है। जैसे आप लोगों ने 10% लॉ देखा, उस तरह 1% लॉ। 1% लॉ में ये है कि अर्थ पर, ध्यान रखिएगा, सारी सोर्सेज, जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, सबका अल्टीमेट सोर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑल एनर्जी फॉर्म्स ऑन द प्लैनेट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सन। यानी ऊर्जा के सभी रूप अर्थ पर जितने हैं, यह पिछले लेक्चर में आप लोग बताया जा चुका है कि वह सन से ही डिराइव्ड हैं। तो सन से जितनी भी लाइट एनर्जी आती है, याद रखिए, जितनी जूल, एनर्जी का मात्रा क्या है, जूल, तो जितनी भी जूल एनर्जी अर्थ पर पहुंचती है, याद रखिए, यह अर्थ सरफेस से टकराकर 99% यह एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सिर्फ 1% एनर्जी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1% एनर्जी अर्थ यूटिलाइज करती है और सारी प्रोसेस को अंजाम मिलता है। ठीक है, कमान, इसीलिए इसको बोलते हैं 1% लॉ, यानी सोलर एनर्जी। ध्यान में रखिएगा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा जितना भी अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, सिर्फ 1% उसका यूटिलाइज होता है। 99% विदाउट एनी कंजम्पशन यह क्या होता है, फिर रीबैक हो जाती है। अब देखिए, इसमें सिर्फ 1% में ही सोच लीजिए यह लाइफ को दे दी। अब साइंटिस्ट लोग जो है इस चीज का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, साइंटिस्ट लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस 99% जो बिना किसी यूटिलाइजेशन के फिर वायुमंडल की तरफ बैक हो जा रही है, इस 99% को उन लोगों ने सोलर सेल से, आप पढ़ेंगे उसमें भी सोलर सेल्स हैं, ठीक है, इन सब से सोलर प्लेट्स हैं, इन सब से उस एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी यूटिलाइज किया जा सके। तो यह 1% लाभ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप लोगों को बताया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेज एंड इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज एंड इफेक्ट है क्या ये? ध्यान में रखिएगा कि कुछ गैसेज एटमॉस्फेयर में, कुछ जो भारी गैसेज हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह हैवी गैसेज हैं। ठीक, हैवी गैसेज में दो गैसेज बहुत ही ज्यादा इस तरह का नेचर रखती हैं, प्रॉपर्टी रखती हैं, CO2 और मीथेन ETC। आप सबसे ज्यादा CO2 को जानिए, हालांकि इसमें भूमिका आपका रोल अदा करता है मीथेन भी। यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह है मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं कहां से रिलीज होती है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, किसका, ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एनिमल के रेस्पिरेशन के दौरान, कोई चीज की बर्निंग होती है, कंबशन होता है, उसके दौरान, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो लगाई गई उससे जो धुआं निकलता है, फ्यूम निकलता है, उससे CO2 निकलती है। और जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स में, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, यानी जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग से जितनी भी फ्यूम्स निकलते हैं और जितने आपके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब चीजें छोड़ी जाती हैं, वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। प्लस जो भी कोई भी डेड प्लांट्स, जब डेड प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं।
वहां पर भी मीथेन गैस रिलीज होती है और CO2 गैस भी वहां पर भी रिलीज होती है। तो ये सब है कि सोर्सेज क्या है, ह्यूमन लाइफ हम लोग जीते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम लोग, डेवलपमेंट के नाम पर कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। हम लोग पूरी मानव जाति अपने तो मौत की कगार पे जा ही रही है, साथ साथ धरती के सारे जीव जितनी प्रजातियां हैं, चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम है, सबको मौत शमशान तक पहुंचाने की कोशिश है। इसको साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। जो चीज आपको लाइफ जीने के लिए मिली, वहां पर उसको अनर्गल ढंग से उसको अंजाम देना, और आज ये कंडीशन हो गई कि इस तरह गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन कुछ खतरनाक गुण रखती हैं। इनका खतरनाक गुण ये है इन हैवी गैसेस का कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता बहुत तेज होती है। मतलब अगर ये कहीं पर जैसे आवरण बनाए है तो वहां पर आसपास की जितनी भी हीट होती है उसको क्या कर देती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इन गैसेस में, इन गैसेस की मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ध्यान में रखिएगा, अणु, हिंदी मीडियम वाले समझते रहेंगे इसको, अणु यानी जो इसकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी यूनिक कैपेसिटी होती है। यह यूनिक फिनोमिना है। फिनोमिना बोले क्योंकि यह कुदरती है, वो आपके बस में नहीं है। जो भी घटनाएं आपके बस में नहीं हो, ध्यान में रखिएगा, जो भी घटनाएं आपके बस में नहीं है वो नेचर की अपनी है, ऑटोनॉमस है, तो उसको फिनोमिना बोलते हैं। तो यूनिक फिनोमिना ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैप मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम हीट यानी जो उष्मा होता है, गर्मी होती है, उस गर्मी को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने की क्षमता होती है इन मॉलिक्यूल्स में। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और याद रखिए, जब भारी गैस है तो भारी गैस कहाँ रहेगी? नीचे की ऊपर रहेगी? नीचे जमीन अर्थ सरफेस के नजदीक रहेगी। और अर्थ सरफेस के नजदीक होकर के वो गर्माहट पैदा, एक तो अर्थ खुद ही गर्म हो रही रेडिएशन से जो है, और उसकी सतह से लगी हुई भारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन लाइक गैसेज जो है, तो उसकी मॉलिक्यूल्स खूब ढेर सारी एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और मिला जुला करके, अब सोचिए जो 99% एनर्जी बैक जा रही है, तो उसको अपने अंदर कौन ट्रैप करेगा ज्यादा ज्यादा? CO2 और CH4, यानी ये ग्रीन हाउस, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो यह वो 99% एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करके पूरे अर्थ सरफेस का, यानी धरती की सतह का पूरा, सतह और उससे ऊपर का पूरा टेम्परेचर क्या कर देते हैं? बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इस इंक्रीमेंट की वजह से, ध्यान में रखिएगा, इस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है कि पूरे भूमंडल का, ठीक, इस इंक्रीमेंट से पूरे भूमंडल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। यानी ग्लोबल टेम्परेचर एंड हीट, ग्लोबल आप कह सकते हैं ग्लोबल हीट एंड टेम्परेचर, यह बहुत ज्यादा राइज करने लगा है। अब जितनी ज्यादा पॉल्यूशन, इसका CO2 CH4 की मात्रा वातावरण में, वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, तो इससे पूरे भूमंडल का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और ये कंडीशन अब यह ऐसा होने लगा है कि इसकी वजह से अगर पूरी धरती का टेम्परेचर ठीक बढ़ना अगर शुरू हो जाएगा, और जिस तरह बढ़ रहा है कि ग्लेशियर्स जो आप जानते हैं पूरे अर्थ के नक्शे में, इसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए इसको आप अर्थ बना दे रहे हैं, इसको अर्थ बना रहे हैं, तो इधर का ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, यह उत्तरी ध्रुव है, ध्यान में रखिएगा, उत्तरी ध्रुव, और यहां पर है आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमी जो बर्फ है, यानी ग्लेशियर्स हैं,
ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बने हुए ग्लेशियर्स हैं, यह क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। अगर इतनी हीट बढ़ती शुरू हो गई तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट यानी पिघल जाएंगे। और पिघल जाएंगे तो जो 3/4 भाग पानी का, जिसमें बर्फ भी, ग्लेशियर भी है 3/4 भाग में, ध्यान रखिएगा। जो ओशियंस हैं जब ये पिघलना शुरू हो जाएगी तो ओशियंस का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, और इतना ऊपर हो जाएगा कि होल अर्थ, पूरी धरती, ध्यान में रखिएगा, होल अर्थ विल बी सबमर्ज्ड, क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी, विलीन हो जाएगी पूरी पृथ्वी। और इसको बोलते हैं, और ये जो समय देखने के लिए मानव जाति जैसे कोरोना को देखा और तरह तरह से ओजोन लेयर का, डिजीजेस का, सारी चीजों का देख रहा है कि क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ इतना अंधाधुंध मानव जाति लगी हुई है कि खुद अपनी कब्र खोद रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये टेम्परेचर पिघलना बढ़ता जाएगा और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पूरी धरती जो है क्या हो जाएगी, जल महाप्रलय आ जाएगा कि पूरी धरती पानी में समा जाएगी। तो जीवन कहां से मिलेगा, आपका साइंस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सब रखी रह जाएगी, ठीक है। तो यह पिघल जाएगी। अब पिघलने के बाद ओशियंस का लेवल राइज करेगा, ओशियंस लेवल राइज कर जाएगा, और राइज कर जाएगा तो कंडीशन, ये ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करेंगी डेल्यूज। यह टर्म ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। 10th क्लास वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी चैप्टर पढ़ते समय, चाहे वो बायो का हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले आपका गो थ्रू होना चाहिए, किसके थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू। सबसे पहले एनसीईआरटी को आप फिनिश करेंगे, एक एक स्टेटमेंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक फिगर, और एक एक जो एक्सपेरिमेंट के लिए बीच में दिया जाता है, क्योंकि सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस वहीं से उठते हैं। तो कुछ मैटर आप अलग से अच्छा दीजिए, बट जो पॉइंट्स आप लोग एनसीईआरटी से तैयार करिएगा। तो ये, हालांकि ये टर्म आपको वहां पर नहीं मिलेगा, एक डेल्यूज आएगा, इसको बोलते हैं जल महाप्रलय। ये हो जाएगा आपका जल महाप्रलय, ठीक है। तो जल महाप्रलय से पूरी धरती क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, और जितना भी जीवन की दास्तां है अर्थ से, इस अर्थ प्लेनेट से क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, ठीक है। इस जल महाप्रलय का मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी कोस्टल सिटीज हैं, जैसे बेटा इसको आप उठाइए, वर्ल्ड मैप उठाइए। यहां पर ये देखिएगा आप लोग कि जितने भी कोस्टल हैं, कौन सा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ये आपका, फिर इधर कोलंबिया से लगी हुई, फिर इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं, ठीक है, मोंटेविडियो, ये सब जितने भी यहाँ के हैं, और आपके इंडिया के भी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब, बाकी चाइना के शंघाई है, ये सब जितने भी दिए गए हैं किनारे सब जितनी जहां पर भी हैं, यह जब डेल्यूज आएगा, जल महाप्रलय आएगी, तो ये सारे के सारे, अभी ये तो 50 वर्षों में ही मात्र ये आंकड़ा निकाला गया है, इसको लगा दीजिए आप, ये 50 वर्षों का ही अभी आंकड़ा निकाला गया है कि इस ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट से जितने भी यह किनारे वाले हैं, आने वाले 50 वर्षों में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे धरती के अंदर। बाकी धरती जो बची है उसकी भी बारी आएगी, बस थोड़ा सा दूर और लक्ष्य है। मानव जाति काफी प्रयास कर रही है कि मतलब पूरी धरती जलमग्न हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इंटरेक्ट किया करिए, ये नहीं कि नहीं ठीक है आम पब्लिक के लिए जा रहा है, हमारी टीचिंग जा रही है, लेकिन आप लोग प्लीज इंटरेक्ट किया करिए, ठीक है ना। ये मत देखा करिए नहीं, अरे तो भाई आप क्लास ले रहे हैं तो इंटरेक्ट करना चाहिए ना आप लोग को, तो बोला करिए, कमान। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट नंबर, सॉरी इसमें आपको बता दें ग्रीन हाउस गैसेस बात आएगी, तो क्या होगा, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 और CH4, या CO2 एंड CH4। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, डेल्यूज, क्या होगा, डेल्यूज। बस जो ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल साउथ पोल पर हम क्या हो जाएंगे, मेल्ट डाउन कर जाएंगे, ओशियन लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ओशियन लेवल जब इंक्रीज कर जाएगा, आपका घर मान लीजिए 10 स्टोरी का है,
10 तला घर है, हाँ? अगर 1000 तला पानी ऊपर हो गया तो बात समझ रहे हैं ना? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसे नेक्स्ट अब देखिए, जैसे काफी प्रगति और विकास इंसानों के वैज्ञानिक ज्ञान का आप पा चुके हैं कि एक तरफ पूरी कोशिश किए हैं कि जल महाप्रलय आ जाए, तो दूसरा उनका ये प्रयास है कि सन के अंदर से भी जो एनर्जी रेडिएशंस आती हैं उसमें एक बहुत डेडली रेडिएशंस होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, ठीक? वो अल्ट्रावायलेट अर्थ पर न आ पाए इसके लिए वायुमंडल में और किसमें, क्षोभ मंडल टॉप में यह क्या बनी है, ओजोन लेयर बनी है। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर देती है, रोक देती है, जमीन पर पहुंचने नहीं देती है। अगर जमीन पर पहुंच जाए तो जितने भी प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में भी जो है जेनेटिक म्यूटेशन आएगा। अब प्लस ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलने लगा है, क्योंकि मनुष्य जाति काफी प्रयास कर रही है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर आपकी बॉडी पड़ जाए तो वह जेनेटिक म्यूटेशन के साथ साथ कैंसर, किस तरह का, स्किन कैंसर, यह कैंसरस जो ग्रोथ को यानी कार्सिनोजेंस, वह अल्ट्रावायलेट रेड क्या करती है। इस टर्म को ध्यान में रखिएगा, बहुत दूर तक आपको साथ चलेगा। कार्सिनोजेंस बोलते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जो कैंसर पैदा करते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर पैदा करते हैं को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ध्यान रखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, यह स्किन के अंदर जाकर के क्या कर देती है, चेंजेस लाती है। उस चेंजेस से कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं और ये कार्सिनोजेंस जो है कैंसर पैदा करते हैं। आप लोग कैंसर जानते ही हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक? तो इस चीज को, तो स्किन कैंसर, तो इसको रोकता कौन है, ओजोन रोकती है। समझ रहे हैं, इसको रोकता कौन है, ओजोन रोकती है। लेकिन अजीब सी बात है, एक आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जैसे जिसको आप बढ़ाए, बात समझ रहे हैं, ओजोन जो बनती है वह अल्ट्रावायलेट रेज से ही बनती है। ओजोन जो प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर वही ओजोन बन करके अल्ट्रावायलेट को रोक देती है, नहीं अब आगे नहीं जाना है। देखिए कैसे होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है इसको अल्ट्रावायलेट रेज जो करती है, समझ रहे हैं, इसको अल्ट्रावायलेट रेज फ्री ऑक्सीजन एटम में चेंज कर देती है। ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में को अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है यह ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन एटम में कर देती है, और ये फ्री ऑक्सीजन दूसरे किसी ऑक्सीजन एटम से मिल करके यह क्या बना देता है, O3। यही है ओजोन, ये है आपका ओजोन। ऑक्सीजन गैस का, ये ऑक्सीजन गैस है, देखिए ये क्या है, जिंदगी देती है आपको, क्या देती है, जिंदगी। और यही एक फ्री ऑक्सीजन एटम जुड़ करके अगर एक ट्राई एटॉमिक या तो डाई एटॉमिक है, 2 एटम है इसमें, देखिए O2 2 एटम है, और जब यही 3 एटम्स हो जाएंगे तो यह ट्राई एटॉमिक, और ट्राई एटॉमिक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है यह ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ओजोन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले डेफिनेशन के लिए कि व्हाट इज ओजोन, तो सबसे पहला टर्म आपका क्या निकलना चाहिए, ट्राई एटॉमिक। क्या है ट्राई एटॉमिक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और जो ऑक्सीजन आप सांस लेने में अपनी जिंदगी बसर करने में लगाते हैं उसको क्या बुलाएगा, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जो ओजोन है ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों में डिफरेंस ये है, यह जीवन दायिनी है और ये जीवन ग्रहणी है, मींस जीवन को आपके सकम्ब कर जाएगी, यह है डेथ। ओजोन बहुत ही हार्मफुल, डेंजरस, डेडली ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। बट जो खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, उसका भी अपना सबसे बेस्ट फंक्शन होता है। देखिए कैसे, यह पूरे जितने लिविंग बीइंग्स हैं सबके लिए डेडली है, बट उनको जीवन भी कैसे देती है, अल्ट्रावायलेट से कैसे बचाती है, शील्ड बनती है। ये देखिए आप लोग, ये क्या करती है,
देखिए यह जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में यह एक लेयर बना लेती है अपनी। क्षोभ मंडल जितना है यह आपकी अर्थ है, यह आपकी अर्थ है और इसको ये बोलते हैं ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। याद रखिए वायुमंडल के इसमें जो है बोलते हैं ओजोनोस्फीयर। ये ओजोनोस्फीयर है। ओजोनोस्फीयर में ओजोन की लेयर होती है, पट्टी होती है और यह सन है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है। ध्यान रखिएगा, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वह क्या करती है, किसी कार्य में देख लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेज यह फ्री ऑक्सीजन एटम में करती है, फिर वो फ्री ऑक्सीजन एटम किसी अन्य मॉलिक्यूल से मिलकर के यह बना देते हैं, सॉरी यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन उसको जोड़ेगा, ये बन जाएगा O3, यानी यह बना दे रहा है आपका ओजोन। अब ओजोन जो बन गई, ध्यान रखिएगा, अगर इसको ओजोन को अगर अल्ट्रावायलेट तोड़ती है, अल्ट्रावायलेट तोड़ती है, अब क्या कर गई, ये ओजोन को अल्ट्रावायलेट तोड़ती है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्री ऑक्सीजन में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह फ्री ऑक्सीजन वाला फिर किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर के फिर ओजोन तुरंत बना देता है, यानी रिवर्सिबल, तुरंत जो है रिवर्सिबल रिएक्शन करता है और अल्ट्रावायलेट रेज को घुसने नहीं देता है। कहां पर, क्षोभ मंडल के नीचे। अल्ट्रावायलेट आई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पार्ट से तोड़ी उसको और दो ऑक्सीजन एटम मान लीजिए फ्री ऑक्सीजन एटम बने, इसके बाद फिर क्या होता है, वो फ्री ऑक्सीजन एटम जो है किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, मिलकर के तुरंत ओजोन बना देते हैं। अब ओजोन को अगर तोड़ेंगे तो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये बने और चूंकि ये जैसे बना वैसे तुरंत ऑक्सीजन एटम से मिलकर के, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर के तुरंत ओजोन बना देगा। बात समझ रहे हैं? तो कुल मिला जुला करके यह बिल्कुल इसी में चलते रहेगा, यह रिएक्शन जो इसमें चलते रहेगा। लेकिन क्या मजा जो अल्ट्रावायलेट को नीचे आने दे आपके सरफेस पर, जो है लिविंग बींग्स यानी लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने दे, ओजोन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज भी जो आपका अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र में यह साइंटिस्ट लोग जो है यह बताया गया है यहाँ पर, हाँ मैं अंटार्कटिका, थैंक यू। तो अंटार्कटिका क्षेत्र आपका जो है ये वाला क्षेत्र अंटार्कटिका ये आपका है यहाँ पर, और प्लस कुछ इस तरह ग्रीनलैंड का ये जो रीजन है इसके ऊपर यह देखा गया है कि जो ओजोनोस्फीयर है, ओजोन स्फीयर है, यहाँ पर छिद्र हो गया, इसको ओजोन होल बोलते हैं। और यही जो लेयर कट रही है इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, इसको रख दीजिए आप, थैंक यू। ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन। अब इसमें क्या होगा कि होल्स होने लगे, इस पर सारे कंट्रीज, दुनिया के सारे कंट्रीज, सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, बहुत चिंताजनक विषय ये बना, साइंटिस्ट लोग गैदर हुए, इस पर बहुत ढेर सारी सबमिट बुलाई गई। उसको आपको हम ट्रांजिशन लेवल में एनवायरमेंट का ये अभी थर्ड पार्ट पर बेसिक आप लोगों का ओवर हो जाएगा, बट जो है इसके बाद आप लोगों का आएगा ट्रांजिशन लेवल। तो ट्रांजिशन लेवल में वो गुड़ चीजें जो कि IAS PCS तक जो है कंपटीशन में पूछी जाती है GS में। और ध्यान में रखिएगा आप लोग एक चीज, 10th क्लास वाले बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो भी अपना लक्ष्य रखे हैं, याद रखिएगा जो जनरल साइंस होती है वह आपकी 8th 9th 10th क्लास से ही पूछी जाती है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं 8th 9th 10th क्लास से ही पूछे जाते हैं। और साथ साथ चाहे सिविल सर्विसेज हो, SSC हो, कहीं पर भी जब GS का आएगा तो याद रखिए जनरल साइंस में कम से कम 40% सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस से पूछा जाता है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 10th बोर्ड के लिए भी ठीक रहेगा स्कोरिंग के लिए, लेकिन आपकी लाइफ स्कोरिंग के लिए बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि 40% जनरल साइंस जो है कंपटीशन में कवर करेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो ट्रांजिशन लेवल में आपको बहुत डीप जानकारी मिलेगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, फैक्ट्स जबरदस्त होंगे, और साथ साथ जो है आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम भी आपको मिल जाएगी, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जो ओजोन में इस तरह होल्स हो गए हैं उसके लिए साइंटिस्ट बिल्कुल अपना सबमिट किए और साथ उसके बारे में और प्रयास किए कि किस ढंग से हो गया। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल में हम चर्चा करेंगे आपको। और इसके साथ एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि देखिए कोरोना तो एंडेमिक था। देखिए जब कोई राष्ट्र के लेवल पर फैलती कोई बीमारी तो उसको आप एपिडेमिक
कर सकते हैं, लेकिन जो वैश्विक महामारी होती है उसको इंडेमिक बोलते हैं, भी बायोलॉजिकल टर्म है। तो कोरोना आपकी इंडेमिक है, ध्यान रखिएगा, यह वैश्विक महामारी है, इंडेमिक, ठीक। तो कोरोना आया, कितनी जिंदगियों को लेके गया, है ना, लेकिन कोरोना ने एक फायदा भी कराया कि कोरोना में सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जितनी भी थी, ठीक है, सबसे जो हार्मफुल गैसेस जो निकलती थी, मेनली कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन कौन करता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है यह करता है आपका CF2 Cl2, जिसको बोलते हैं CFC बोलते हैं आप, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पर कर दीजिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका रेफ्रिजरेटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी जो आग बुझाने वाले अग्निशमन का जो है, जो बुझाता है आग, इससे जो है उससे CFC निकलती है। फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उससे निकलती है। तो अब आपको पता है कि नहीं, गर्मी से कोरोना मर जाता है। जब गर्मी से कोरोना मर जाता है तो लोग ठंडा फ्रिज चलाना बंद कर दिए, ठीक है, ठंडा पानी पीना बंद कर दिए, और फायर एक्सटिंग्विशर्स का कोई बात ही नहीं, सब लोग घर के अंदर हो गए, ठीक है। तो कुल मिला करके यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, यही ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती है। यह क्या करती है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, याद रखिएगा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती है, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो सारे कंट्रीज का यही एफर्ट है कि हम लोग इतना ज्यादा से ज्यादा मैनेज किया जाए ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब गैस जाकर के ओजोन स्फीयर में ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करने ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बता रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों के प्रकार। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश लिखने पर आप लोग करके भागिएगा नहीं, यह हिंदी भी दी जा रही है इसमें, अब बोला भी जा रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार। पहला ये है हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स यानी यह शाकाहारी, यानी जो प्लांट्स, ग्रास, प्लांट्स या इसके प्रोड्यूसेस जितने उत्पाद होते हैं प्लांट्स के या ग्रास, ठीक, ETC, ये इसका भक्षण करते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और दूसरा होगा आपका कार्निवोर्स होगा, कार्निवोर्स होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी, ठीक है, यानी जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, क्या, फ्लैश, ब्लड एंड बोन्स, ठीक है, ETC, यानी दूसरे जीवों को मार के उसका फ्लैश, मांस, खून और हड्डी उनका भोजन होता है, उनको मांसाहारी बोलते हैं। और तीसरा जो आपका हो जाएगा ये आपका ओमनीवोर्स होगा, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स जो होते हैं ध्यान रखिएगा, यह सर्वाहारी होते हैं, यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी में इसका मतलब क्या है, प्लांट्स, ग्रास भी खाते हैं, प्लस जो है मांस और ब्लड भी इनका भोजन होता है। शाकाहारी में आप एग्जांपल दे सकते हैं, किसका भाई देंगे, बोलिए, ह्यूमन बीइंग्स, डियर का बोले, उससे डियर है, गोट्स हैं और ETC, ठीक है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये आपका शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी में नाम मतलब बोल दीजिए थोड़ा सा, लियो फैमिली टॉप पर है, लियो फैमिली मतलब हाँ, बिल्ली मौसी से शुरू होता है, लियो फैमिली बिल्ली मौसी से शुरू होता है,
फिर लायन है, लाइनेस है, टाइगर है, फिर उसकी वाइफ है टाइग्रेस है, ठीक है। और इसके बाद फिर चीता है ना, जागुआर है, क्लियर, समझ रहे हैं। क्रोकोडाइल्स, उसमें अलग जाएंगे तो क्रोकोडाइल्स है। तो कुल जितने भी लियो फैमिली प्लस अदर जो है कार्निवोर्स, और सर्वाहारी में कौन आ जाएगा? सर जो सब खाता है। ह्यूमन बीइंग से बड़ा सर्वाहारी कोई नहीं है। आप लोग टॉप कर रहे हैं, बधाई हो। ओमनिवोर्स, ह्यूमन बीइंग्स, यह सबको खाते हैं, ठीक है। यानी घास फूस और पेड़ पौधों से अनाज सब कुछ खाते हैं, साथ साथ मांस भी पसंद करते हैं। और एक होते हैं, चौथा ओमनिवोर्स हो गया जो है। फोर्थ होंगे आपके डीकंपोजर्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। डीकंपोजर्स जो होते हैं, यह कोई भी इसमें से कोई भी मरा, ठीक है, इस कोई भी मरा। और एक तरह का, और चूंकि जीवों का बात, जीव में प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स किस तरह के जीव होंगे? प्रोड्यूसर। वो कौन से होंगे? कौन से जीव होंगे? वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कौन आएंगे? प्लांट किंगडम आ जाएगा आपका, प्लांट्स किंगडम, ठीक है। वनस्पत जगत आपका जो है प्रोड्यूसर पहला टाइप का जीव बनेगा। इसके बाद शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे, ठीक है। और सारी इसको थोड़ा सा हिंदी अपना सही कर लीजिएगा आप लोग, हल्की अगर कहीं कमजोर हो जाए तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओमनिवोर सर्वाहारी हो गया। डीकंपोजर्स, ये विघटक होते हैं। इनकी हिंदी क्या होती है? विघटक। यानी प्रोड्यूसर से लगा करके ओमनिवोर्स तक जो कोई भी मरा, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो ये भी एक तरह के जीव हैं। डिकम्पोजर्स में ऑलरेडी जैसा है तो लियो क्या, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपका, क्लियर। अब देखिए, इसमें एक तरह के जो फूड डिपेंडेंसी होती है, फूड डिपेंडेंसी में कुछ एक तरह का और रिश्ता आता है, ठीक है। फूड डिपेंडेंसी में एक तरह का और रिश्ता आता है। वह कौन सा रिश्ता है? देखिए, उसमें है, ये देखिए, ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक ए ऑर्गेनिज्म है, एक बी ऑर्गेनिज्म है। ए ऑर्गेनिज्म बी के पास आया, अगर ये बी के पास जाता है, अतिथि जाता है, जो आया उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट। और जो जिसके घर कोई जाता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। याद रखिए, अगर आप होस्ट हैं और आपके घर कोई अतिथि आ गया, मौसा जी आ गए, फूफा जी आ गए, कोई भी आ गया, कोई अतिथि आ गया, ठीक है, तो मौसा फूफा गेस्ट होंगे और आप होस्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह का फूड डिपेंडेंसी आपका जो अर्थ पर भी देखी जाती है। कहां पर? खाद्य श्रृंखला में। कि मान लीजिए ए बी के पास गया और बी के पास रह करके ए यहां से गया बी के पास रह करके यह अपना भरण पोषण यानी जीवन यापन करने लगा, क्लियर। अगर इसके जीवन यापन करने से, ध्यान रखिएगा, अगर इसके जीवन यापन करने से जो बी होस्ट था वह लॉस में जाने लगा, यानी गेस्ट तो प्रॉफिट में जाने लगा, गेस्ट प्रॉफिट में, और जो होस्ट था वो लॉस में जाने लगा। उसका सारा खाना खाते जा रहा है और चीज खर्चा ला रहा है, उसको देते जा रहा है, ठीक है। अरे लोग यहाँ शादी पड़ी भाई, हमारे यहाँ मतलब हमारे परिचय में पता चला 25 ठो उनके अतिथि पहले ही आके खड़े हो गए। इसके बाद लॉकडाउन हो गया, न शादी हुई न हो, जो 25 लोगों का जो है 2-3 महीना तक उनको भोजन खिलाना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा यार, प्रॉफिट एक गेस्ट तो प्रॉफिट में है लेकिन होस्ट लॉस में चला जाता है। जैसे आपके मच्छर जी काटे हैं कभी? मॉस्किटो काटा है ना? मॉस्किटो काटता है तो एक प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में इन्फ्यूज करता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या इन्फ्यूज करता है? प्लाज्मोडियम।
वह प्लाज्मोडियम जाता है आपके शरीर के अंदर, खून में जाता है और उसके वहां से खूब ढेर सारे न्यूट्रिएंट तो लेता है और चारों तक मल्टीप्लाई करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से वह फिजन द्वारा खूब 100, 1000 फिर मिलियन बिलियन प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में भर देता है, ठीक है। उसका तो भोजन, उसकी परिवार का पूरा भोजन चल रहा है आपके शरीर के अंदर से, लेकिन आप घाटे में क्या पड़े, बहुत तेज ठंडक लगी, बहुत तेज बुखार आया, क्या हुआ, मलेरिया। आप हो सकते वो गेस्ट था, ठीक है। इस जीवन को बोलते हैं, इस तरह की जो सिस्टम होता है फूड चेन में, इस सिस्टम को बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। तो प्लाज्मोडियम जो था, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, पैरासाइट। क्या हो गया, पैरासाइट यानी परजीवी। पर मतलब दूसरों, दूसरे, और जीवी मतलब जीवन, जीवन जीने वाला, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर जीवन जीने वाला। जिसके ऊपर डिपेंड है वो तो घाटे में गया, ठीक है, और अपने फायदे में है। इसको इस तरह का जो फूड डिपेंडेंसी होती है, खाद्य निर्भरता, खाद्य श्रृंखला में यह खाद्य निर्भरता जो है, निर्भरता का जो सिस्टम है, इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं, यानी परजीवीवाद बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, फिर देखिए आप प्रॉफिट लॉस मिटा देते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के अलावा और कोई पैरासिटिज्म का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। अरे पेट में बड़े बड़े केचुआ पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे थे तो बड़े बड़े केचुआ पड़ जाते थे, है ना, उसको एस्केरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केरिस। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। उसका साइंटिफिक नेम है। जो केचुआ पड़ता है पेट में, वो भी क्या करता है, जाता है, खूब न्यूट्रिएंट आपके जो खाना खाते हैं वो सब वो खा लेता है। आपको पानी जैसी उल्टी टाइप की होती है, ना भूख लगी रहती है, लेकिन पेट होता नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम हो जाते हैं, तो वो भी एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस में टाइप 2 पैरासाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और चीज हो सकती है कि गेस्ट आया होस्ट के पास, पता चला गेस्ट तो प्रॉफिट में जा रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट में जा रहा है, और बी भी जितना ये प्रॉफिट में जा रहा है उतना इसको भी प्रॉफिट में है जो है। अगर दोनों प्रॉफिट एक दूसरे के साथ जीवन जीना शुरू किए और गेस्ट भी प्रॉफिट में है, होस्ट भी प्रॉफिट में है, यानी जो अतिथि आया वो भी प्रॉफिट में है और जिसके पास गया वो भी प्रॉफिट में है, तो इस जीवन को बोलते हैं सिम्बियोसिस। क्या बोलते हैं, इस जीवन को क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस, यानी सहजीवन। सहजीवन मतलब साथ साथ, दो या दो से अधिक जीवों का साथ साथ जीना और एक दूसरे के लिए क्या होना, एक दूसरे को लाभान्वित करना, ठीक। इस तरह का जीवन जो सिस्टम होता है इसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो है जितने भी दलहन वाले, दलहन में क्या क्या, अरहर, चना, मटर, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, जितने दलहन वाले, यानी इनको इंग्लिश में लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स, दलहन वाले पौधे जो होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स यानी जड़ों में दो बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया आते हैं उनकी जड़ों में अपना भोजन पाने के लिए। देखिए क्या करते हैं, जबरदस्त सीन है, ठीक है। ये जड़ों में आते हैं दो बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, बहुत दूर तक IAS कंपटीशन तक जो है ये जनरल साइंस में आया है, ध्यान में रखिएगा कि राइजोबियम एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया इन दलहन वाली पौधों की जड़ों में पहुंच जाते हैं, किसके लिए, अपनी भोजन करके अपने सर्वाइवल यानी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेके करते क्या है भाई, ये तो गेस्ट हो गए, जो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ हो गई या लेग्यूमिनस प्लांट होस्ट हो गया। करते क्या है, यह एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पोषक तत्व है लेग्यूमिनस प्लांट्स का। आप जानते होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटेशियम। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वह क्या कर देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। और ये जो है प्लांट्स के जीवन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए या बेस्ट क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों के। अब आप देख रहे हैं कि ये सब भी अपना जीवन जी रहे हैं और लिग्नस प्लांट्स को भी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में रख रहे हैं, उसको भी अच्छा से अच्छा चीज दे रहे हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सहजीवन। अभी आप लोगों का रफली बेसिक लेवल मैंने कंप्लीट किया है। अब पहले जितने भी टॉपिक्स बताया जा रहा है सबको रफली बेसिक रूप में कंप्लीट करने के बाद फिर आ रहे हैं दोबारा सेकंड राउंड ट्रांजिशन लेवल। प्लीज आप लोग इस पूरे मतलब जितना भी टीचिंग है उस टीचिंग पर पूरा लास्ट तक आप लोग देखा करिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जितनी भी अब इसके बाद ट्रांजिशन लेवल आएगा, हालांकि दूसरे चैप्टर अब इसके बाद स्टार्ट होंगे।